अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू द व्यू कॉन्सेप्ट्स। कैसे हैं आप सब जी? आई होप सो के पेपर बहुत अच्छे जा रहे होंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि CS401 कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग ये सब्जेक्टिव पार्ट को भी आप ज़रा एक्सप्लेन कर दें। तो मैंने 21 क्वेश्चंस हैं वो चूज़ किए हैं जो करंट पेपर 2023 में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसकी जो एक्सप्लेनेशन है या उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखनी है आपने, तो काफ़ी चीज़ें हम जो है ना इसमें इंशाल्लाह सीखेंगे। सबसे पहला है पर्पस ऑफ आईवीटी। आईवीटी से बनता है इंटरप्ट वेक्टर टेबल, यानी जब भी इंटरप्ट जनरेट होती है तो प्रोसेसर जो काम कर रहा होता है वो उसे वहीं रोक के उस इंटरप्ट के जनरेट होने के नतीजे में मेमोरी एड्रेस, जो एक फिक्स मेमोरी एड्रेस होता है उस इंटरप्ट नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, तो वहां पे जाके जो भी रूटीन होती है ना प्रोसेसर उसको जनरेट कर देता है। यानी अगर int1 जनरेट होगी तो प्रोसेसर अपना जो काम कर रहा है वो रोक के int1 की जो रूटीन होगी, ठीक है, यानी इंटरप्ट सर्विस रूटीन जो होगी जिसे ISR कहते हैं, वो वहां पे जो है ना चला जाएगा और वो उसे कहाँ मिलेगी, वो उसे मिलेगी इंटरप्ट वेक्टर टेबल में। ठीक है, इसी तरह इंटरप्ट 2 जब जनरेट होगी तो उसकी अपनी इंटरप्ट हैंडलिंग रूटीन होगी यानी ISR होगी। इसी तरह इंटरप्ट 3 की अपनी ISR होगी। ठीक है, तो हर दफा जब भी इंटरप्ट जनरेट होगी तो जो प्रोसेसर जो होता है वो क्या करता है, अपना काम छोड़ के उस रूटीन को क्या करता है, प्रोसेस करता है। जैसे ही वो रूटीन खत्म होती है तो प्रोसेसर वापस जो है ना वहीं पे दोबारा आ जाता है जहां से उसने अपना काम करना छोड़ दिया था। ठीक है, तो ये बेसिक जो है ना पर्पस है आईवीटी का। इंटरप्ट नंबर जब भी होगी जनरेट तो उसकी रेलिवेंट इंटरप्ट वेक्टर टेबल में जो भी सर्विस रूटीन पड़ी होगी प्रोसेसर उसको वो चलाएगा। और आईवीटी का मकसद ये होता है कि उस इस टेबल में हर जो इंटरप्ट होती है उसके एक एक करके सारी ISR पड़ी होती है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन जी है हमारा, हाउ सीरियल पोर्ट कम्युनिकेशन इज हैपन। आपने अपने हैंडआउट्स में देख लेना, ये सारी चीज़ें मैंने आपके हैंडआउट से ही उठाई हैं। तो उसमें 9 पिन जो है ना DB कनेक्टर है जिसके जरिए हम सीरियल पोर्ट कम्युनिकेशन करते हैं। उसमें से जो 3 जो वायर्स है ना, ये जो 3 पिन हैं उनको हम यूज़ करते हैं। अब जो हम वायर यूज़ करेंगे, अगर हमने 2 चीज़ों को आपस में कनेक्ट करना है तो हम उनकी जो ट्रांसपोर्ट यानी TD, सॉरी ट्रांसपोर्ट नहीं है, ये है ट्रांसमिट। ठीक है, ट्रांसमिट डेटा की जो पिन है, ठीक है, उसे हम दूसरे जो जिस चीज़ को हम कनेक्ट कर रहे हैं उसकी रिसीव डेटा की पिन के साथ जो है ना हम जोड़ देते हैं। इसी तरह पहली वाली की जो रिसीव डेटा की पिन है उसे हम ट्रांसपोर्ट डेटा की पिन से जोड़ देते हैं। और जो ये जो 3 वायर कनेक्शन हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ये फुल डुप्लेक्स सीरियल कम्युनिकेशन के लिए काफ़ी होती है। ठीक है, तो द डेटा ऑन द सीरियल पोर्ट इज सेंट इज स्टैंडर्ड फॉर्मेट कॉल्ड RS232। तो सीरियल पोर्ट पे जो हम डेटा सेंड करते हैं जिस स्टैंडर्ड को यूज़ करते हुए उसे हम कहते हैं RS232 कम्युनिकेशन। ठीक है, ये MCQs के हवाले से भी आपके इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट है जी मल्टीटास्किंग और मल्टी थ्रेडिंग में क्या डिफरेंस है। छोटा सा डिफरेंस है, आप इसको गौर करें। अगर मल्टीटास्किंग में ना हम मुख्तलिफ किस्म के जो प्रोग्राम हैं या आप यूँ समझें कि प्रोसेसेस जो हैं उन्हें हम क्या करते हैं साथ में चला रहे होते हैं और इतनी स्पीड में चला रहे होते हैं कि हमारा प्रोसेसर हर प्रोग्राम को एक टाइम दे रहा होता है। यानी मुख्तलिफ एक टाइम के लिए प्रोसेसर एक प्रोसेस चलाता है, फिर शिफ्ट करके दूसरे को चलाता है, फिर शिफ्ट करके तीसरे को चला रहा होता है। तो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स एट अ टाइम चल रहे होते हैं लेकिन वो इतनी स्पीड में प्रोसेसर कर रहा होता है कि हमें ऐसा लग रहा होता है कि सारे प्रोग्राम जो है उस साथ चल रहे हैं। तो ये हो गया आपकी मल्टीटास्किंग। अब मल्टी थ्रेडिंग क्या है? मल्टी थ्रेडिंग में ये होता है कि आपका जो प्रोग्राम है वो एक ही चल रहा होता है। ठीक है, आपका एक प्रोग्राम चल रहा होता है, मुख्तलिफ प्रोग्राम नहीं चल रहे होते, लेकिन इसमें जो पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क होती है ना, यानी उसी प्रोग्राम के अंदर रहते हुए आप मुख्तलिफ टास्क जो है ना वो क्या कर रहे होते हैं, उन्हें जो है ना टाइम दे रहा होता है प्रोसेसर, टाइम डिवीजन कर रहे होते हैं बेसिक। ठीक है, तो ये मल्टी थ्रेडिंग है, ये छोटा सा डिफरेंस है। मल्टीटास्किंग में मुख्तलिफ प्रोग्राम चला रहे होते हैं हम साइमल्टेनियसली, और मल्टी थ्रेडिंग में हम मुख्तलिफ टास्क जो है ना वो चला रहे होते हैं एक ही प्रोग्राम के। नेक्स्ट जी, तो ये डॉस की सर्विस जो है क्रिएट और ट्रंकेट फाइल के लिए ये आती है, इसका आपने लिखना होता है कोड। इसमें यही है कि N21 से जो है ना हम इसको यूज़ करते हैं, डॉस की सर्विस हम N21 से जो है ना वो करते हैं, हासिल करते हैं।
तो इसमें यह है कि आपने एज रजिस्टर में 3C रखना है हेक्सा का, ठीक है। इसे आप यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है, 0x3C, ठीक है। तो और CX में फाइल के एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, फाइल के एट्रीब्यूट्स के नंबर एक होता है, वो होता है। उसके बाद DX में जो है ना क्या होगा, तो फाइल का जो नाम है उसका ASCII कोड यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। और ये रिटर्न क्या करता है, अगर कोई एरर आएगा तो वो कैरी फ्लैग जो है ना, यानी कैरी फ्लैग में जाएगा, ठीक है, अगर एरर आ गया, और उस एरर का कोड जो है वो जाएगा AX में। और अगर आपका ठीक हो जाता है, यानी अगर ये आपका कोड चल जाता है, तो फिर जो फाइल हैंडल होता है ना, ठीक है, वो अब AX में जाएगा, ठीक है। एरर का कोड एरर की सूरत में AX में जाएगा, अगर फाइल चल जाती है, आपकी इंस्ट्रक्शन चल जाती है, तो फाइल हैंडल जो है वो आपके AX रजिस्टर में जाके सेव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका रिलेशन बिटवीन इंट एंड RQ। बहुत ही जबरदस्त रिलेशन है, इसको भी देख लेते हैं। इंट जो है ना बेसिकली इंटरप्ट के लिए यूज होता है, और RQ जो है वो इंटरप्ट रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है, ठीक है। और ये दोनों जो है ना सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, यानी इंट जो है वो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है, और RQ जो है जो इंटरप्ट रिक्वेस्ट होती है वो हार्डवेयर इंटरप्ट रिक्वेस्ट होती है, ठीक है, हार्डवेयर की तरफ से आती है, ठीक है। इन दोनों का काम क्या होता है कि ये जो प्रोग्राम का फ्लो, जैसे मैंने बताया था ना, प्रोसेसर एक काम कर रहा होता है प्रोग्राम पे, तो उसका फ्लो जो है वो उसे क्या कर देता है, टेम्परेरी तौर पे ब्रेक कर देता है, यानी टेम्परेरी तौर पे प्रोसेसर वहां पे रुक जाता है, और वहां से जंप करके जो उसका जो इंटरप्ट टेबल होता है वहां से रूटीन उठा लेता है और उस पर काम करता है। तो इन दोनों का जो मेन डिफरेंस है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। जो इंट है वो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि इंट इज अ सॉफ्टवेयर इनिशिएटेड इंटरप्ट, इट इज ट्रिगर्ड बाय एग्जीक्यूशन द इंट इंस्ट्रक्शन विच रेजेज अ स्पेसिफिक इंटरप्ट नंबर, जैसे कि अभी हम पढ़ के आए तो, और वही फिर IVT में जाएगा, यानी इंटरप्ट वेक्टर टेबल में जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन RQ इससे थोड़ा सा रेलिवेंट है। हार्डवेयर इंटरप्ट रिक्वेस्ट जो है ना, उसमें क्या है कि इंटरप्ट आपकी बाहर से आती है, ठीक है, यानी कीबोर्ड से आ जाएगी या प्रिंटर से आ जाएगी। तो ये जो IRQ जो है ये इज अ हार्डवेयर जनरेटेड इंटरप्ट है, और इट इज ट्रिगर्ड बाय एक्सटर्नल डिवाइसेस, यानी जो आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस होती है ना, टाइमर्स होते हैं या कीबोर्ड जैसे मैंने बताया, तो उनसे जनरेट होती है। और ये प्रोसेसर की तरफ जो है ना भेजी जाती है उनकी तरफ से। तो जो IRQ है ना, जब भी जनरेट होगी तो हर डिवाइस वो हर डिवाइस की IRQ के लिए उसे एक यूनिक जो है ना एक लाइन, IRQ लाइन जो है ना वो हम दी गई होती है, ठीक है। अच्छा, अब जब ये IRQ रेज्ड होगी तो क्या होगा, प्रोसेसर वही काम करेगा, अपना काम छोड़ देगा और दोबारा वही चला जाएगा, इंटरप्ट अपने हैंडलर या जो ISR है उसकी तरफ चल जाएगा। लेकिन कैसे, ठीक है, प्रोसेसर को कैसे पता चलेगा? प्रोसेसर और जो वो डिवाइस होती है ना उसके दरमियान एक कंट्रोलर होता है जिसे हम कहते हैं प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर, PIC, ठीक है। ये जो काम होता है ना प्रोसेसर और जो पेरिफेरल डिवाइसेस के दरमियान जो ये जो चक्कर होता है इंटरप्ट का, ये सारी डीलिंग जो होता है ये बेसिकली प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर कर रहा होता है। क्योंकि आपके सिस्टम के साथ, प्रोसेसर के साथ कितनी डिवाइसेस जो है ना कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। सिर्फ ये कीबोर्ड या माउस है ये चीज़ तो नहीं होती। सिर्फ आप देखें कि आपका जो प्रोसेसर है बेसिकली वो एक मदरबोर्ड के अंदर लगा होता है, उस मदरबोर्ड के अंदर काफ़ी डिवाइसेस से जनरेटर कनेक्टेड होती हैं। तो उन सब की जो हैंडलिंग है इंटरप्ट की वो कौन करता है? प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर करता है, ठीक है जी। जी नेक्स्ट है जी, आप कह रहे थे कि रजिस्टर्स का बताएं। Int14 सीरियल इनिशियलाइजेशन पोर्ट के लिए जब हम यूज़ करते हैं Int14 और उसकी सर्विसेज, तो उसके रजिस्टर में क्या क्या होता है और क्या रिटर्न होता है, ये आप देख लें, आपके हैंडआउट से मैंने उठाया। उसके बाद आ गया rep-n और rep-nz। इन दोनों जो इंस्ट्रक्शन है इसमें फ़र्क हमने बताना है कि क्या है। ओके, दोनों इंस्ट्रक्शन जो है इनके मुतबादिल नाम भी लिखे हुए हैं। जो आपकी है ना rep-z, ठीक है, rep-z और rep-e जो है ये दोनों एक ही होती हैं, और ये क्या कर रही होती हैं आपकी, रिपीट द फॉलोइंग स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन व्हाइल द जीरो फ्लैग इज सेट, ठीक है। और rep-ne यानी rep नॉट इक्वल जो है वो क्या करती है, ये rep नॉट जीरो जो है वो क्या करती है, वो तब तक रिपीट होती है जब तक फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन व्हाइल द जीरो फ्लैग इज नॉट सेट, जब तक जीरो फ्लैग सेट ना हो, ठीक है। और ये दोनों हम यूज करते हैं स्कैस और कंपेयर इंस्ट्रक्शन के साथ, ठीक है।
यानी स्कैन स्ट्रिंग और कंपेयर स्ट्रिंग के साथ हम यूज करते हैं। इसको आपने डिटेल में पढ़ लेना है। यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि द अदर स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन हैव नथिंग टू डू विद द कंडीशन सिंस दे आर परफॉर्मिंग नो कंपैरिजन। आल्सो the initial stage of flags before the string instruction does not affect the operation. The most complex operation of the string instruction is the with these prefixes. ये prefixes हैं आपकी, ठीक है। prefixes का मतलब है ये आपकी इंस्ट्रक्शन से पहले आती है। नेक्स्ट आपका जो है ना इंस्ट्रक्शन आया हुआ था राइट वन इंस्ट्रक्शन फॉर int 13। तो इसमें मैंने लिख दिया int 13 की डिस्क रीसेट डिस्क सिस्टम की मैंने इंस्ट्रक्शन लिख दी है। एज में हमने रखना होता है 0 और DL में हमने ड्राइव का जो नंबर होता है स्टोरेज डिवाइस का वो रखते हैं। और जब हम इसको चलाएंगे int 13 को हम लोग जब कॉल करेंगे यानी जनरेट मूव करेंगे ना अपना सॉरी int 13 को जब हम यहाँ पे हम लिखते हैं ना इस तरह int 0x13, ठीक है। जब हम इसे कॉल करेंगे तो क्या होगा कि रिटर्न जो होंगे ना तो यहाँ पे CF में कैरी फ्लैग में आपका कोई एरर है तो वो एरर फ्लैग जो है ना सेट हो जाएगा। अगर एरर नहीं है तो फिर जो है ना कुछ भी नहीं होगा। और अगर एरर आ जाता है तो उसकी डिटेल एरर की कोड की जो है ना वो जो है ना AH या रजिस्टर में जाके सेव हो जाएगी, ठीक है। और ये एरर कोड की डिटेल आप जो है वो देख सकते हैं। राउट ब्राउन की जो लिस्ट है जो सर ने बताई है उसके अंदर आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। वो लिस्ट जो है आपको आपके डाउनलोड सेक्शन से मिल जाएगी। नेक्स्ट है जी हमारा व्हाट इज फर्मवेयर हार्डवेयर कंट्रोलिंग। देखें फर्मवेयर हार्डवेयर कंट्रोलिंग क्या है। देखें जब मैन्युफैक्चरर्स कोई हार्डवेयर बनाते हैं ना तो उस हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए वो कोई सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं। तो ऐसा ही हुआ था कि मैन्युफैक्चरर नोज द हार्डवेयर, इट बर्न्स द सॉफ्टवेयर टू कंट्रोल इट्स हार्डवेयर इन रोम। तो उन्होंने क्या किया कि उस हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर भी बना दिया। और ऐसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना जो डायरेक्टली जो हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहे होते हैं तो इनको कहते हैं फर्मवेयर, ठीक है। और इस जो फर्मवेयर है उसको एक्सेस किस तरह मिलती है, ये स्पेसिफिक इंटरप्ट्स जनरेट करके हम इन्हें एक्सेस देते हैं, ठीक है। जो सबसे बेसिक इंटरफेस है हार्डवेयर इंटरफेस है यानी हार्डवेयर को कंट्रोल करने का वो कौन सा है जी, बायोस है। बायोस का आप नाम सुनते रहते हैं जो कंप्यूटर से तो आप माशाल्लाह हैं ही फेमिलियर। तो बायोस क्या होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विसेज, ठीक है। तो जब भी कंप्यूटर हम ऑन करते हैं आप देखते हैं कि बायोस जो है ना सबसे पहले जो कंट्रोल जो जाता है वो बायोस के पास जाता है। वो कैसे जाता है कि एक स्पेसिफाइड एड्रेस होता है, ठीक है, जहाँ पे आपकी बायोस पड़ी होती है। सबसे पहले कंप्यूटर जब भी ऑन होगा तो वो हार्डवेयर जो प्रोसेसर है वो बायोस को उठा लेगा। अब बायोस के प्रोग्राम को जब उठा लेगा तो तब क्या होगा, उसके बाद बायोस का काम ये है जब बायोस प्रोग्राम चल पड़ेगा ना, ये वही फर्मवेयर है। तो बायोस क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपकी जो कंप्यूटर है उससे रेलिवेंट जितनी भी चीज़ें उसके साथ हार्डवेयर अटैच्ड हैं वो उनका बेसिक टेस्ट करें सबसे पहले कि वो चल रही है कि नहीं चल रही, ठीक है। तो उसमें वीडियो, कीबोर्ड, फ्लॉपी ड्राइव एंड हार्ड ड्राइव सबका वो टेस्ट करता है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना वो एक प्रोग्राम जो है स्पेशल प्रोग्राम बूटस्ट्रैप है उसको भी चेक करता है। इसको आपने आई होप सो आपने डिटेल में पढ़ लिया होगा ये एंड के चैप्टर्स में, ठीक है। तो ये बेसिकली थोड़ा बहुत मैंने लिख दिया है। तो आई थिंक इट्स इनफ टू गेन 3 नंबर्स और 5 नंबर्स, ठीक है। तो ये आपने फर्मवेयर का आपने जो जब भी जिक्र करना है तो इसमें बायोस का जिक्र लाजमी करना है। तो बेसिकली ये बायोस जो है ये फर्मवेयर हार्डवेयर कंट्रोल सॉफ्टवेयर है। ओके नेक्स्ट है जी बाय यूजिंग int 21 विच रजिस्टर होल्ड्स द फाइल हैंडलर एंड एरर कोड। तो फाइल हैंडल और एरर कोड जो है ना वो एक रजिस्टर के अंदर होता है, ठीक है। जब भी int 21 आप जो है ना क्या करते हैं यूज करते हैं। ओके इन मल्टीटास्किंग विच इंटरप्ट वर्क एज ए शेड्यूलर। तो int 08 जो है वो एज ए शेड्यूलर काम करती है, ठीक है। और ये जो पूरा जो इवेंट होता है ना इसे हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं, ठीक है। बेसिकली मल्टीटास्किंग में होता क्या है, मल्टीटास्किंग में होता ये है कि एक प्रोग्राम चल रहा है और उसके बाद उसे रोक दिया जाता है जहाँ तक वो चल पड़ा है, ठीक है। उसे रोकने के बाद उसके तमाम रजिस्टर या तमाम एनवायरनमेंट को हम सेव कर लेते हैं और जंप कर जाते हैं दूसरे प्रोग्राम पे, प्रोग्राम बी पे। अब प्रोग्राम बी चल रहा है, कुछ देर प्रोग्राम बी चलेगा, प्रोसेसर उसे चलाएगा और फिर प्रोग्राम बी को रोक के उसके जो तमाम रजिस्टर्स हैं, पूरा जो एनवायरनमेंट है ना, बेसिकली प्रोग्राम का एनवायरनमेंट जो है ना वो उसके रजिस्टर्स की वैल्यूज होती हैं, तो वो हम सेव कर लेते हैं प्रोग्राम बी की।
और उसके बाद हम दोबारा स्विच करते हैं प्रोग्राम ए पे। तो ए से बी पे, बी से ए पे, या बी से सी पे, या सी से डी पे, इस तरह प्रोग्राम पे स्विचिंग जो हो रही होती है ना, इसको बेसिकली ये जो पूरा इवेंट होता है इसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। और ये स्विचिंग इसलिए होती है और इतनी स्पीड में होती है कि प्रोसेसर हर एक प्रोग्राम को अपना वक्त दे सके और उसे प्रोसेस कर सके। और ये इतना स्पीड से काम हो रहा होता है कि हमें ये पता नहीं चल रहा होता जब हम देख रहे होते हैं अपने डिस्प्ले स्क्रीन पे कि जो प्रोसेसर है बेसिकली वो इन सबको थोड़ा थोड़ा टाइम देके स्विचिंग कर रहा है। ठीक है, तो लग ऐसा रहा होता है कि सारे काम एक साथ हो रहे हैं, मल्टीटास्किंग। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका कंसेप्ट था। आगे है विच वैल्यू ऑफ ALA-DX रजिस्टर यूजिंग इन 14 सीरियल पोर्ट, ये आपने देख लेनी है। उसके बाद है व्हाट इज इंटरप्ट चेनिंग। इंटरप्ट चेनिंग क्या होती है और उसमें हम कौन सी जंप यूज करते हैं। इंटरप्ट चेनिंग में ये है ना कि देखें जैसे हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, जब भी इंटरप्ट नंबर जनरेट होगा, फर्स्ट करें हम यहाँ पे इंटरप्ट INT16 को ले लेते हैं। ठीक है, ये कीबोर्ड की इंटरप्ट है। अब कीबोर्ड की इंटरप्ट जब भी जनरेट होगी तो इसकी एक डिफॉल्ट इंटरप्ट जो है आपकी बायोस में पड़ी हुई है। ठीक है, उसमें सब कुछ लिखा होता है कि जब आप A प्रेस करेंगे तो A टाइप होना चाहिए, S प्रेस करेंगे तो S टाइप होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे जो आपके कीबोर्ड की जितनी कोड्स कीज हैं, इनके कोड्स जो है उस इंटरप्ट के अंदर पड़े हुए हैं। तो इंटरप्ट चेनिंग क्या होती है। इंटरप्ट चेनिंग ये होती है कि अगर फर्ज करें हम कहते हैं कि हम INT16 को यूज करते हुए कोई अपनी जो है ना रूटीन वहां पे रिप्लेस कर दें, यानी जो INT16 के करस्पॉन्ड्स हमारे जो IVT है, इंटरप्ट वेक्टर टेबल, वहाँ पे जो रूटीन पड़ी है ना INT16 के लिए, हम कहते हैं कि जी वहाँ पे अगर फर्ज करें हम A को प्रेस करते हैं A लिखा जा रहा है, हम कहते हैं नहीं जब A को प्रेस किया जाए तो यहाँ पे P लिखा जाए, मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो हम अपनी एक रूटीन बना लेंगे। उसका ये होगा, उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि पुरानी जो डिफॉल्ट रूटीन है उसको हटा के अपनी रूटीन वहाँ पे सेट करनी पड़ेगी। तो ये हम कर सकते हैं। ठीक है, इंटरप्ट चेनिंग क्या है। इंटरप्ट चेनिंग बेसिकली वो अमल है कि जब हम अपना काम कर चुके ना, तो वापस जब हमने निकलना है प्रोग्राम से, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, जो अपना जो डिफॉल्ट हमने जो रिप्लेस किया था ना ISR, इंटरप्ट सर्विस रूटीन, INT16 के कोरस्पॉन्ड्स यानी कीबोर्ड वाली, तो हम क्या करेंगे कि वो डिफॉल्ट वाली उठा के अपनी जो हमने अपनी रखी थी ना, अब उसको हटा के वहां भी दोबारा डिफॉल्ट रख देंगे, ताकि दोबारा जैसे वो काम कर रहा था वो वैसे अपना काम जारी रखे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली काम क्या है, सबसे पहले हम ये करते हैं, ये आपने कोड में पढ़ा होगा, सबसे पहले हम जो बायोस की जो ओरिजिनल रूटीन होती है उसके जो है ना क्या करते हैं, उसका एड्रेस जो है उससे हम उसकी वैल्यू उठाते हैं और उसकी वैल्यू को हम अपने पास सेव कर लेते हैं। ठीक है, बिफोर हुकिंग आवर इंटरप्ट, अपनी इंटरप्ट को हुक करने से पहले वो हमने वैल्यू सेव कर ली, फिर हम अपना काम करते हैं। फिर जब हमारा काम खत्म हो जाता है तो फिर हम कौन सी जंप यूज करते हैं। अब ये उस जंप का जिक्र आ गया, तो हम बेसिकली जंप फार की इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं और इस इंस्ट्रक्शन को यूज करने से हम क्या करते हैं, दोबारा अपनी जो हमने ओल्ड ISR जो सेव की होती है उससे जो है ना क्या कर देते हैं, हुक करवा देते हैं। ठीक है, तो इसको मैं आपको आपका कोड भी दिखा देता हूँ। आप बोल रहे होंगे पता नहीं सर कहाँ से बोले जा रहे हैं। अच्छा, अब जरा आराम से ना थोड़ा सा कोड समझने वाला है, बस जरा परेशान आपने नहीं होना, मैं छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूँ, पूरा कोड नहीं बता रहा। ये हमारी वो ओल्ड ISR है जहाँ पे हमने कोड सेव करना है, ये हमने वेरिएबल बना लिया यहाँ पे सेव करने के लिए। अब हम जब स्टार्ट पे जब जाते हैं ना, तो यहाँ पे ये देखें हमने ये जो एड्रेस है ना बेसिकली ये वाला, ये सारा ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम बेसिकली जो डिफॉल्ट हमारा जो रूटीन है उसे हम उस एड्रेस जो ओल्ड ISR वेरिएबल बनाया उसमें जाके हम सेव कर रहे हैं। ये सेव हो गया। उसके बाद हम यहाँ इस जो ये वाला जो सीन है ये वाला, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम ओल्ड जो डिफॉल्ट जो ISR है उससे रिप्लेस करके अपनी ISR लगा रहे हैं, ये वाली KB ISR। ठीक है, और KB ISR जो है कीबोर्ड ISR जो हमारी है वो हमने यहाँ पे डिफॉल्ट यहाँ पे हमने डिफाइन कर दी हुई है यहाँ तक। ठीक है, अब हमने ये सारा काम कर लिया। सिंपली सी आपको बात बताता हूँ, यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ये देखें, यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, वो जो ओल्ड ISR में हमने एड्रेस रखा था ना यहाँ पे नीचे हमने स्टार्ट में, तो ये ओल्ड ISR में हम दोबारा वहाँ पे जंप कर जाएंगे। और ये जंप कौन सी होगी, जंप फार होगी। जब भी ऐसा लिखा हो ना दरमियान में कोलन हो, तो बेसिकली ये जो जंप होती है ना, ये जंप इसके लिए हमें जंप फार करनी होती है। ठीक है, तो जो दूसरी जो नियर जंप होती है वो एक सेगमेंट के अंदर होती है। बेसिकली ये जो कॉलम बता रहा है इसका मतलब ये है कि हम सेगमेंट से बाहर निकल रहे हैं, तो ये सेगमेंट से बाहर की जंप के लिए हम जंप फार करते हैं। ठीक हो गया जी।
आप अगर जिसने ऐसे कोड को किया है ना, प्रैक्टिस किया है, चलाया है, तो उसे समझ आ गई होगी मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा जी, जीटीटी क्या होता है? ग्लोबल डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टर टेबल, ठीक है। ये एक एरे होती है डिस्क्रिप्टर्स की। ये एक क्या होती है? एक एरे होती है डिस्क्रिप्टर्स की। डिस्क्रिप्टर क्या होते हैं? बेसिकली पहले हम जब 16 बिट के रजिस्टर से काम कर रहे थे तो हम उसे कहते थे सेगमेंट्स। लेकिन जब हम 32 बिट्स के रजिस्टर पे जब हमने काम करना शुरू किया ना, आगे जब एडवांस हो गया, जब हम 386 में चले गए ना, आखिर में सर ने बताया था इंटेल 386 प्रोसेसर की जब बात चल रही है, तो उसमें ये सीन होता है कि सेगमेंट को रिप्लेस कर देते हैं डिस्क्रिप्टर्स, ठीक है। तो ये जो एरे होती है डिस्क्रिप्टर की ना, ठीक है, ये कहलाती है ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल के अंदर होती है ये एरे, ठीक है, जहाँ पे हर डिस्क्रिप्टर पड़ा होता है, यानी हर सेगमेंट जिसे हम कह रहे थे वो पड़ा होता है, और उसका एड्रेस 8 बाइट का होता है, ठीक है। तो बेस और लिमिट जो ग्लोबल डिस्क्रिप्टिव टेबल की बेस और लिमिट जो होती है ना, वो हम स्टोर करते हैं 48 बिट के रजिस्टर में, और उसको हम कहते हैं GDTR, ठीक है, ग्लोबल डिस्क्रिप्टिव ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल रजिस्टर। तो वहाँ पे हम सेव करते हैं इसको, और इस रजिस्टर को लोड करने के लिए हम LGDT यानी लोड ग्लोबल डिस्क्रिप्टिव टेबल ये कमांड हम देते हैं, ठीक है। ये क्या करता है कि ये 48 बिट्स की जो मेमोरी होती है उसको ये जो है ना उठा लेता है, ठीक है जी। और वो पहली जो एंट्री होती है ना GDT की, यानी ग्लोबल डिस्क्रिप्टिव टेबल की पहली एंट्री जो होगी वो हमेशा 0 होगी, ठीक है। ये भी एक मकसद के लिए होती है, आप अपने हैंड आउट से इसको देख लें, और इसको हम कहते हैं इट इज कॉल्ड द नल डिस्क्रिप्टर। इतना काफ़ी है, आप इतना लिखेंगे 5-3 नंबर आपको मिल जाए। ओके, व्हाट इज द पर्पस ऑफ PIC, प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर। हम अभी पढ़ के ऊपर आ रहे हैं, मैं आपको बता चुका हूँ उसका पर्पस क्या होता है, यानी प्रोसेसर और जो पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं उसके दरमियान ये पड़ा हुआ होता है, और इसने क्या काम करना होता है ये हम देख के आ चुके हैं। सिर्फ इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जो IRQ रिक्वेस्ट जो जनरेट होती है ना, IRQ इंटरप्ट रिक्वेस्ट जनरेट होती हैं, तो उनकी प्रायोरिटी जो है वो 0 से 7 तक होती है, यानी टोटल 8 प्रायोरिटीज़ होती हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और उसी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर जो है ना, उसी प्रायोरिटी के हिसाब से पहले जो चीज़ जिसकी प्रायोरिटी हाई होती है उसको पहले भेजते हैं प्रोसेसर के पास। बाकी इसको आप पढ़ लीजिएगा, आपके उसमें भी है नोट्स में। ओके, ये क्वेश्चन बड़ा रिपीट हो रहा है जी, राइट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन। ये आपने कर लेना है, ठीक है जी। तो इसमें ये आपकी जो 3 इंस्ट्रक्शन है आपके हैंडआउट से मैंने उठाई हैं, ये आपने देख लेना है। इसको करके तो सर ने नहीं दिखाया, लेकिन आप इसको देख लें, यानी कि कैसे जो है ना हम डेटा मूवमेंट के लिए सन स्पार्क प्रोसेसर में लिख सकते हैं इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। इसमें ये जो इंस्ट्रक्शन है ये लोड SB साइन बाइट, ये है लोड अनसाइंड वर्ड, और ये है STH यानी स्टोर हाफ वर्ड, ठीक है। तो इसमें जो वेरिएबल्स होते हैं ना वो भी डिफरेंट होते हैं, वर्ड होता है, बाइट होता है, हाफ वर्ड होता है, ठीक है। और इसके अलावा क्वाड वर्ड भी होता है, डबल वर्ड भी होता है, तो ये काफ़ी होते हैं। आपने हैंड आउट से पढ़ लेना है इसको, बस ये आप याद कर लें, ऐसे समझे, बस आप इसको याद कर लें, ठीक है। ओके जी, एक ये क्वेश्चन भी चल रहा है, पास्कल और C लैंग्वेजेस में फ़र्क। तो ये वैसे इस तरह है तो नहीं, ये टेबल मैंने खुद बनाया है, आपको ढूंढना पड़ेगा इन चीज़ों को वहाँ पे जाके। तो इसमें मैं आपको कुछ डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ, आप वैसे तो अपने 3 डिफरेंसेस बताने हैं, इनमें से कोई भी आप 3 उठा लीजिएगा, ठीक है। तो पहला नेमिंग कन्वेंशन में यह है कि पास्कल में जो है ना ये अपर केस में होगा नाम, और C लैंग्वेज में जो है ना शुरू में जो है ना अंडरस्कोर लगा होता है, ठीक है। इसके अलावा पैरामीटर पासिंग जो है वो क्या होती है, ये इन ऑर्डर होती है पास्कल में, ठीक है। लेकिन C लैंग्वेज में ये क्या होती है, रिवर्स होती है, ठीक है, जब हम पैरामीटर पास करते हैं। उसके अलावा प्री रिजर्व रजिस्टर जो है वो उनकी डिटेल ये लिखी हुई है, इसको आप पढ़ लेना, और ये इसकी भी लिखी हुई है, आप इसको भी पढ़ लेना। इसमें डिफरेंस आई थिंक कोई नहीं है इतना खास, इसको आपने एज ए डिफरेंस नहीं लेना, ठीक है। ओके, आगे है जी स्क्रैच रजिस्टर्स। स्क्रैच रजिस्टर जो है ये भी जो है ना दोनों सेम ही जो है ना यूज करते हैं, ठीक है, ये भी डिफरेंस में नहीं आएगा। ओके, रिटर्न वैल्यू, रिटर्न वैल्यू में क्या है जी, तो ये भी डिफरेंस में नहीं आ रहा, ठीक है। रिटर्न वैल्यू यानी 32 बिट की रिटर्न वैल्यू करते हैं EX में, EX रजिस्टर में करते हैं जो 32 बिट का रजिस्टर होता है, और अगर 64 बिट की रिटर्न वैल्यू करनी है तो फिर EDX और EX लगता है, ठीक है। तो इस रजिस्टर में करते हैं, इस जो आपका पेयर है ना ऑफसेट पेयर, इसमें जो है ना ये रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो ये 3 जो थे बेसिकली ये क्या थी, ये कॉमन चीज़ें थी। तो ये आपको दिखाने का मकसद यही था कि इसमें जो डिफरेंसेस है वो यहाँ पे 3 है, ठीक है, वो पूछ इसलिए 3 रहा है।
तो क्या हो गया जी। तो तीसरा जो आखिरी यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ये है कि पैरामीटर जो भेजे जा रहे हैं वो रिमूव कौन करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। तो पास्कल में जो पैरामीटर रिमूव की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो काली की होती है, ठीक है। और जो सी लैंग्वेज है उसमें जो पैरामीटर रिमूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कॉलर की होती है, ठीक है। ये आपने यहाँ, और कॉलर और काली में क्या डिफरेंट है ये आपने मुझे बता देना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है जी। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो, और चैनल को जो है ना आप सब्सक्राइब करें अगर आप न्यू हैं, और इसके अलावा आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें, ठीक है। तो हम बस एंड करने लगे हैं, हम लोग पहुंचने लगे एंड पे। ओके, इंट वन की डिस्क्रिप्शन थी कि इंट वन को डिस्क्राइब करें इंट वन की इंटरप्ट को। इंट वन की इंटरप्ट जो उसको कहते हैं हम सिंगल स्टेप इंटरप्ट कहते हैं। बेसिकली ये क्या करता है, बेसिकली ये ट्रैप फ्लैग को यूज करता है, और ट्रैप फ्लैग को यूज करके जो है ना सिंगल स्टेप इंटरप्ट जो है ना जनरेट की जाती है, ठीक है। और ट्रैप फ्लैग जब भी सेट होगा ना, ट्रैप फ्लैग, इफ ट्रैप फ्लैग इज सेट, अगर ट्रैप फ्लैग सेट होगा तो सिंगल स्टेप इंटरप्ट, ठीक है, यानी इंट वन जो है वो जनरेट होगी हर इंस्ट्रक्शन के बाद। जैसे डिबगर में नहीं करते हम, आपने अगर डिबगर में प्रोग्राम चलाया हो, F1 करते हैं तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाते हैं, रुक जाता है प्रोग्राम, फिर F1 करते हैं अगली पे जाता है। तो वहां पे बेसिकली जो है ना ये जो ट्रैप फ्लैग होता है ये सेट हुआ होता है 1, और इसी वजह से वो हर स्टेप के बाद रुक जाता है और कीबोर्ड से किसी की का जो है ना इंतजार कर रहा होता है कि अगली की कौन सी प्रेस होगी, ठीक है। सो बाय हुकिंग दिस इंटरप्ट डिबगर कैन गेट कंट्रोल आफ्टर एवरी इंस्ट्रक्शन, ये वही बात बता रहा है। सो 8088 जो है वो पहला प्रोसेसर था जिसने ये एबिलिटी जो है ना दी थी डिबगिंग को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। ये आपने याद रखना। नेक्स्ट है जी, राइट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू डिसेबल द कीबोर्ड। अच्छा जी, यहाँ पे ये एक प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है, इसे मैं कॉपी करके नोटपैड में पेस्ट करूंगा, और उसके बाद फिर वहाँ पे हम समझेंगे कि स्टेप बाय स्टेप के ये क्या हो रहा है इस प्रोग्राम में, और हम कैसे कीबोर्ड को ना डिसेबल करने लगे। अच्छा, सबसे पहले जी इसको मैं आपके लिए कर देता हूँ, ये देखें। अच्छा, सबसे पहले हम प्रोग्राम पढ़ने का तरीका ये होता है कि, अच्छा तो जैसे वो पढ़ेगा ना हमारा कंपाइलर प्रोग्राम को, हम भी वैसे ही पढ़ते हैं। जंप करते हैं हम स्टार्ट पे, स्टार्ट आ गया यहाँ पे। स्टार्ट पे हम क्या कर रहे हैं, एक्स को हम सेट कर रहे हैं 0, एक्सऑर कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब ईएस में हम एक्स की वैल्यू 0 भेज रहे हैं, तो ये बेसिकली पॉइंट कर रहे हैं हमारे ईएस कहाँ पॉइंट कर रहे हैं, आईबीटी बेस, यानी इंटरप्ट वेक्टर टेबल जो है ना हमारा ऑफसेट 0 पे पड़ा होता है, अब ये वहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है, कीबोर्ड के जो ISR है उससे हमने रिप्लेस करना है, वहाँ पे अपनी ISR लगानी है कीबोर्ड को डिसेबल करने के लिए। तो हम CLI करके क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे इंटरप्ट का फ्लैग, तो इंटरप्ट डिसेबल हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि मूव कर देंगे वर्ड जो ES 9/4 है ना, ये एड्रेस है कीबोर्ड के ISR का। तो वहाँ पे कीबोर्ड की ISR जो हमने ऊपर अपनी लिखी हुई है ये वाली क्या करेंगे हम रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम +2 में जो है ना कोड सेगमेंट उसका भेज देते हैं। ये एक तरीका कार है, आपको आता होगा। उसके बाद STI करेंगे। STI का मतलब है हमने जो इंटरप्ट डिसेबल की थी, हमने डिसेबल इसलिए की थी कि जब हम इसकी सेटिंग कर रहे हो तो उसके दरमियान में कोई इंटरप्ट ना आ जाए, ठीक है। अब हमने डिसेबल करने के बाद से इनेबल कर दिया, और हमने जंप कर दिया L1 लेबल को इन्फिनिट लूप में डाल दिया। इन्फिनिट लूप में डालने का मतलब ये है कि जब ये L1 किया ना, तो वो यहाँ पे यहाँ से यहाँ जंप करेगा, फिर ये इंस्ट्रक्शन चलेगी, फिर यहाँ से यहाँ जंप करेगा, और ये चलता रहेगा इन्फिनिटली ये चलता रहेगा। अब बेसिकली कीबोर्ड क्या कर रहा है, कीबोर्ड वेट कर रहा है कि, यानी प्रोग्राम जो है हमारा वो वेट कर रहा है कि हम चलाएं। जब हम प्रोग्राम चलाएंगे तो हमारी कीबोर्ड की ISR जब चलेगी, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, बेसिकली यहाँ पे मैं ES को जो है पॉइंट करवा रहा हूँ वीडियो मेमोरी पे, और यहाँ पे ये इन AL0X जो है ना ये बेसिकली क्या करेगा, ये रीड करेगा करेक्टर फ्रॉम कीबोर्ड, ठीक है। यानी ये वेट करेगा कि कीबोर्ड से कुछ लिखा जाए। तो जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे या कोई भी की प्रेस करेंगे, तो वो क्या करेगा, हमारी जो इसके आगे कुछ भी हमने नहीं लिखा हुआ, यानी कीबोर्ड की हमने कोई डेफिनेशन नहीं दी हुई, हम सीधा जंप कर रहे हैं नो मैच पे, और यहाँ पे हम मूव एयर कर रहे हैं 020, यानी एंड ऑफ इंटरप्ट सिग्नल जो है वो हम भेज रहे हैं
PIC यानी प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोल को हम लोग अपना एंड ऑफ इंटरप्ट सिग्नल भेज रहे हैं कि बस भाई हमारी इंटरप्ट खत्म हो गई। अब हमने यहाँ पे इंटरप्ट चेंजिंग तो नहीं की थी ना, यानी पुरानी जो डिफॉल्ट कीबोर्ड की सेटिंग है वो तो हमने चेंज नहीं करवाई। तो जब यहाँ से हमारा iret होगा ना ये फंक्शन, तो वापस ये इधर आ जाएगा। जब ये इधर आ जाएगा ना तो यहाँ पे अब हमारा कीबोर्ड चूंकि उसकी डिफॉल्ट जो ISR हमने हटाई हुई है तो वो काम करना छोड़ देगा। इसको हम करते हैं, सेव करेंगे। सेव में यहाँ पे इसको कर रहा हूँ keyboard.asm से, और यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। और यहाँ पे अब मैं इसको डॉस बॉक्स में चलाऊंगा। डॉस बॉक्स में चलाने के लिए मैं माउंट करूंगा जे ड्राइव को। मैंने अपना सेटअप सारा जे ड्राइव में रखा हुआ है। जे ड्राइव पे मैं जाऊंगा, स्विच करूंगा और फिर मैं अपना जो असेंबली का फोल्डर है उसमें जाऊंगा। ठीक है, असेंबली के फोल्डर में मैं जाके नेसम करूंगा अपने उसी कीबोर्ड की फाइल को जो मैंने वहां पे भी सेव की है, और इसका आउटपुट मैं लूंगा keyboard.com। ठीक है, अब ये कंपाइल हो गया मेरा प्रोग्राम। अब मैं इसको चलाता हूँ keyboard.com को। अब मैं इसे जैसे ही चलाऊंगा ना, अब मेरे कीबोर्ड ने काम करना छोड़ दिया। आपको मेरे कीबोर्ड की शायद आवाज़ जो है टच की ना आ रही हो, लेकिन काम करना उसने छोड़ दिया है। अब इसको वापस जाने के लिए हमें ये प्रोग्राम बंद करना पड़ेगा, तो तभी जाके हमारा कीबोर्ड काम करेगा। ठीक है, तो ये हमारा कीबोर्ड डिसेबल हो गया। नेक्स्ट, अच्छा, वन ऑफ द VSET डिफाइंड मॉडल पिक्सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन 565 फॉर्मेट। 565 फॉर्मेट आपने याद रखना है। 5 जो है, पहला 5 जो होता है वो इक्वल होता है रेड के। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो होता है इक्वल वो होता है आपके RGB है ना, दूसरा होगा ग्रीन, और थर्ड जो है वो आपका इक्वल होता है ब्लू के, RGB यानी रेड ग्रीन ब्लू। क्लियर हो गया जी। तो ये वैसा का जो मोड है यहाँ पे, वो डिफाइंड मोड जो है वो यहाँ पे 4117 है, जो कि 1024x768 ये आपका जो है ना मोड जो है ना आपको हायर वीडियो ग्राफिक्स देता है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये 16 बिट कलर है इसके अंदर। ठीक है, 16 बिट कलर्स हैं, और ये इसमें जो है ना लिनियर फ्रेम बफर होगा। ठीक है, अब ये जो 16 कलर्स की जो बिट्स हैं, ठीक है, एवरी पिक्सल और ऑर्गेनाइज्ड इन 565। अगर इन्हें 565 को जमा करें ना तो आपकी 16 आता है। 5 जमा 6 जमा 5 16 के बराबर आता है। तो 5 बिटें रेड के लिए हैं। ठीक है, 5 बिटें रेड के लिए हैं, 6 बिटें आपकी ग्रीन के लिए और 5 बिटें आपकी ब्लू के लिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप रेड से कितने शेड्स बना सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 5। ठीक है, ये बेसिकली इसने ऐसे किया हुआ है, 2 रेज टू द पावर 5। ये ले जी, 2 रेज टू द पावर 5, 32 शेड्स बनेंगे रेड के। इसी तरह ब्लू की भी इतनी बनेंगे क्योंकि ब्लू की भी 5 है ना, लेकिन जो ग्रीन है उसके क्योंकि बिट्स 6 है ना, तो 6 बिट के अगेंस्ट क्या आएगा, 2 रेज टू द पावर 6 करें तो क्या आएगा आपके पास, 2 रेज टू द पावर 6 अगर आप करें तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, 64 आ जाएगा। ठीक है जी, ये आपने चीज याद रखनी। आगे जी, राइट द फंक्शन ऑफ, आखिरी हमारा क्वेश्चन है PIT। PIT क्या होता है, प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर होता है PIT। और ये जो है इसकी जो चिप मार्केट में अवेलेबल है, जो चिप होती है वो उसका नंबर है 8254। और ये जो चिप है, ठीक है, इसकी जो इनपुट फ्रिक्वेंसी है वो 1.19318 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, अच्छा, दिस फ्रिक्वेंसी इज फिक्स रिगार्डलेस ऑफ द प्रोसेसर क्लॉक। प्रोसेसर क्लॉक को मतलब उसको साइड पे रखें, लेकिन इसकी जो स्पीड है ना वो जो है ना फ्रिक्वेंसी की जो है वो फिक्स्ड है, वो यही है फ्रिक्वेंसी की, ये वाली स्पीड जो है ना फिक्स्ड है। ठीक है, तो इस चिप के अंदर क्या है, इसके अंदर 16 बिट का डिवाइजर होता है विच डिवाइड्स द इनपुट फ्रिक्वेंसी एंड द आउटपुट इज कनेक्टेड टू द RQ0 लाइन। ठीक है, यानी इंटरप्ट रिक्वेस्ट जो लाइन 0 है ना उससे कनेक्ट होगा। ठीक है, और ये किससे कनेक्ट होगी, PIC के जरिए कनेक्ट होगी। ये हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं। ओके जी, द स्पेशल नंबर 0 if placed in the division means that divisor of 65536 and not 0। अगर हम 0 रखेंगे ना तो वो डिवाइड 0 से नहीं करेगा, बेसिकली वो डिवाइड करेगा 65536 से। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड डिवीजन 0 की अनलेस वी चेंज इट, तो ये जब तक हम इसे चेंज नहीं करेंगे तो तब तक ये डिवाइड इसी से डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, आगे क्या है, therefore by default IRQ0 is generated। जब ऐसी डिवीजन वो करेगा ना तो बेसिकली क्या होगा, बाय डिफॉल्ट जो है ना IRQ0 जनरेट होगी।
ये जब जनरेट होगी इस प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर जो डिवाइस है, ये जो चिप जब इससे जनरेट होगी ना, तो बेसिकली इसकी स्पीड क्या थी, 1.193 मेगाहर्ट्ज थी ना। तो यहाँ पे टोटल मेगा इसके हर्ट्ज लिख दिए गए हैं और उस पर डिवाइड कर दिए गए हैं वही डिविजर। तो ये आपका आ जाएगा 18.2 टाइम्स पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 18.2 दफा जो है ना ये क्या इसका जो है ना सिग्नल जाएगा, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टाइमर टिक, ठीक है। अगर हम इसे टाइमर टिक को अगर हम दूसरे तरीके से इसका इज़हार करें तो हम ये कह सकते हैं कि दो टाइमर टिक्स जो हैं उनके दरमियान जो इंटरवल होगा ना वो 55 मिली सेकेंड का होगा, ठीक है। यानी एक सेकेंड में 18.2 दफा जो है ना ये ब्लिंक करेगा, आप जो समझे। तो द सिस्टम टाइम इज मेंटेन विद द टाइमर इंटरप्ट। तो हम सिस्टम का जो टाइम होता है कंप्यूटर में वो टाइमर इंटरप्ट के जरिए ही जो है ना मेंटेन किया जाता है, और दिस इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट। और टाइमर इंटरप्ट जो है क्योंकि RQ 0 की है ना, तो ये हायर प्रायोरिटी इंटरप्ट आपकी होती है, ठीक है। क्योंकि आपके जो IRQ लाइन है वो 0 से 7 तक जाती है ना, तो प्रायोरिटी सबसे पहले IRQ 0 की होती है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 ऑनवर्ड। ओके जी, तो ये जो आपकी हाई प्रायोरिटी की इंटरप्ट है ना, ये किसी भी चीज़ को जो है ना ब्रेक कर सकती है। कोई भी प्रोसेस चल रहा हो, कुछ भी हो रहा है, तो ये उसको वहां से ब्रेक कर देती है, ठीक है। तो टाइम कैन बी मेंटेन्ड बाय दिस इंटरप्ट एज दिस फ्रीक्वेंसी इज वेरी प्रिसाइज एंड इज पार्ट ऑफ द IBM स्टैंडर्ड, ठीक है जी, आपने याद। तो ये जी हमारी कंप्लीट होगी आज की सब्जेक्टिव प्रिपरेशन, हमने देख ली है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे, मैंने सिर्फ वही उठाए हैं क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है अगर हर चीज़ बंदा खुद से करे, तो जो चीज़ बार बार आ रही है क्यों ना उसे किया जाए, ठीक है। तो आई होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप न्यू हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि औरों तक भी जो है ना ये चीज़ पहुँचे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द फाइनल एग्जाम्स, जिनके नहीं हुए तो बेस्ट ऑफ लक फॉर देम, और जिन जो एग्ज़ाम दे चुके हैं, जो वीडियो पर वेट कर रहे थे, तो उनसे मैं सॉरी करता हूँ, मैं लेट हो गया, काफ़ी मसरूफियात थी। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।